हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम यूनिट 5 तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग सिद्धांत एवं व्यवहार का कवर कर चुके हैं। इसके आगे का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। म्यूचुअल फंड एंड IRDA। म्यूचुअल फंड इज ए मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग यूनिट्स टू देम एंड इन्वेस्टिंग द फंड्स इन सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड जनता से संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज को पूल करता है, यानी कि उन्हें इकट्ठा करता है या जोड़ता है और उन्हें जारी करके और जो प्रतिभूतियाँ हैं उनमें वो निवेश करता है और उसके बदले वो उनको यूनिट्स इशू करता है। अर्थात पारस्परिक निधि यानी कि म्यूचुअल फंड जनता को यूनिट जारी करके उनसे प्राप्त संसाधनों को समूहित करने तथा इस विधि से एकत्रित निधियों को प्रस्ताव प्रलेख में यथा प्रकटित उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश करने की एक व्यवस्था है। म्यूचुअल फंड सेटअप इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट एंड इज रजिस्टर्ड विद सेबी। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है और सेबी के साथ इसको पंजीकृत किया जाता है। यूनिट होल्डर से फर्स्ट टू इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड। जो यूनिट होल्डर है अर्थात यूनिट धारक है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर कहलाता है। सर, यूनिट धारक म्यूचुअल फंड में निवेशक को उल्लेख करते हैं। NAV डिनोट्स परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड। NAV क्या है दोस्तों? NAV अर्थात नेट एसेट वैल्यू अर्थात निवल आस्ती मूल्य। NAV म्यूचुअल फंड की किसी विशेष योजना के प्रदर्शन को दर्शाता है। NAV पर यूनिट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम लेस द एक्सपेंसेज incurred on the scheme divided by the total number of units of the scheme on any particular date। NAV प्रति यूनिट किसी योजना की प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य है जो किसी विशेष तिथि पर योजना की कुल इकाइयों द्वारा विभाजित योजना पर किए गए खर्च से कम है। अर्थात पारस्परिक निधि की किसी विशिष्ट योजना के कार्य निष्पादन का पता NAV यानी कि निवल आस्ती मूल्य से चलता है। द स्कीम डेट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस इज नोन एज ओपन एंडेड स्कीम पब्लिक प्लान। ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है? एक योजना जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है और परचेज भी कंटिन्यूस बेस पे अवेलेबल रहता है, तो उसे ओपन एंडेड स्कीम कहते हैं। अर्थात उसमें कभी भी आप इंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। वो वाली स्कीम ओपन एंडेड स्कीम कहलाती है। द स्कीम डेट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम इज ए क्लोज एंडेड स्कीम। इट हैज़ ए मेच्योरिटी पीरियड 3 to 10 years। वो स्कीम जिसमें क्या है, एक स्पेसिफाइड ओपन एंडेड स्कीम अर्थात असीमित अवधि वाली योजना। असीमित अवधि वाली योजना प्लान वो है जो अभिदान और पुनर्खरीद हेतु निरंतर आधार पर उपलब्ध रहती है। इन योजनाओं में नियत परिपक्वता अवधियाँ नहीं होती। निवेशक निवल आस्ती मूल्य NAV जो दैनिक आधार पर घोषित किए जाते हैं पर यूनिटें सुविधापूर्वक खरीद और बेच सकते हैं। पारस्परिक निधि नियमित रूप से यूनिटें खरीदती है और बेचती है। असीमित अवधि वाली योजनाओं की प्रमुख विशेषता है इसकी चल निधि। और क्लोज एंडेड क्या है? द स्कीम डेट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम इज अ क्लोज एंडेड स्कीम। इट हैज़ ए मेच्योरिटी पीरियड 3 to 10 years। सीमित अवधि वाली योजना अर्थात क्लोज एंडेड स्कीम या प्लान। सीमित अवधि वाली योजना या प्लान में परिपक्वता अवधि विनिर्दिष्ट होती है, अर्थात इसमें पहले से ही डिसाइड होता है और इसकी मैच्योरिटी 3 से 10 साल तक होती है। यह निधि अभिदान के लिए उसकी शुरुआत के समय केवल विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अर्थात स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान खुली रहती है। निवेशक इस योजना में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के समय निवेश कर सकते हैं तथा इसके बाद वे इस योजना की यूनिटें उनके किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की सूची में शामिल होने पर
शेयर बाजार में खरीद या बेच सकते हैं। ग्रोथ स्कीम का इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इन्वेस्ट इन इक्विटी हाई रिस्क। ग्रोथ स्कीम अर्थात समृद्धि योजना या इक्विटी उन्मुख योजना। इस प्रकार की योजनाएं सामान्यतः उनकी मूल निधि का काफ़ी बड़ा हिस्सा इक्विटी में निवेश करती है। इस प्रकार की निधियों में तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम होती है। ये योजनाएं निवेशकों को लाभांश विकल्प, पूंजी अधिमूल्यन आदि जैसे विभिन्न विकल्प प्रदान करती हैं तथा निवेशक उनके अधिमानों के आधार पर एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। 9 है इनकम स्कीम ऑब्लिक डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट डिवेंचर एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इनका अर्थात आय योजना ऑब्लिक ऋण उन्मुख योजना। ठीक क्या होता है? आय निधियों का लक्ष्य निवेशकों को नियमित और स्थिर आय प्रदान करना होता है। इस प्रकार की योजनाएं सामान्यतः बॉन्डों, कंपनी डिवेंचरों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार के लिखतों जैसी नियत आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश करती है। इस प्रकार की निधियां इक्विटी योजना की तुलना में अर्थात ग्रोथ स्कीम की तुलना में कम जोखिमपूर्ण होती हैं। बैलेंस प्लान इन्वेस्ट बोथ इन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन 40 to 60%। संतुलित योजनाओं का उपयोग समृद्धि एवं नियमित आय दोनों ही उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसलिए ये योजनाएं इक्विटी और नियत आय वाली प्रतिभूतियाँ दोनों ही में उनके प्रस्ताव प्रलेख में वर्णित अनुपात में निवेश करती है। अर्थात ये इक्विटी फिक्स इनकम वाली जो चीज़ें हैं उन दोनों में निवेश करती है। और इनका जो रेशियो कितना होता है, सामान्यतः 40 से 60% निवेश इक्विटी और ऋण लिखतों में करती हैं। मनी मार्केट और लिक्विड फंड इन्वेस्ट इन सेफर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेजरी बेस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर एंड इंटरबैंक कॉल मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ये योजनाएं अर्थात ये निधियाँ भी आय निधियाँ होती हैं तथा उनका लक्ष्य सहज चल निधि, पूंजी परिरक्षण उपलब्ध कराना तथा साधारण आय सुनिश्चित करना होता है। ये योजनाएं आपके खजाना बिलों, जमा प्रमाण पत्रों, वाणिज्यिक पत्र तथा अंतर बैंक मांग मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों आदि जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित अल्पावधिक लिखतों में निवेश करती है। गिल्ड फंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गिल्ड यानी कि श्रेष्ठ निधि। ये निधियाँ अनन्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। सरकारी प्रतिभूतियों में चूक जोखिम नहीं रहता। रीपर्चेज और रिडेम्पशन प्राइस इज द प्राइस और NAV at which an open-ended scheme purchase or redeems its unit from the unit holders। खरीद या मोचन मूल्य वह मूल्य या NAV होता है जिस पर एक ओपन एंडेड स्कीम यूनिट धारकों से अपनी इकाइयों की खरीद या पुनर्वितरण करती है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपकी NFO अर्थात नई निधि प्रस्ताव, इसमें क्या होता है, असीमित अवधि और सीमित अवधि योजना के मामले में ELS योजना के सिवाय ELSS योजना के सिवाय NFO को 15 दिनों के लिए खोला जाना चाहिए। और दोस्तों SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अर्थात व्यवस्थित निवेश योजना। सबसे सरल तरीका SIP या व्यवस्थित निवेश योजना को शुरू करना। SIP एक योजना नहीं है बल्कि एक विशेषता है जो अधिकांश योजनाओं में उपलब्ध है, जो कि निवेशक को एक निश्चित राशि मासिक या तिमाही पूर्व निर्धारित अवधि के लिए जैसा भी तय किया जाए के आधार पर निवेश करने की अनुमति देती है। यह पानी की छोटी छोटी बूंदों के समान है जो एकत्रित होकर समुद्र बन जाती हैं। SIP में जमा की जाने वाली प्रत्येक छोटी किस्त एक दिन बड़ी राशि बन जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि व्यक्ति प्रत्येक किस्त की राशि निर्धारित कर सकता है। इसके क्या क्या लाभ हैं SIP के? वे अनुशासन के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं क्योंकि व्यक्ति नियमित आधार पर निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध होता है।
वे एक सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक बाजार की किसी भी संवेदनशीलता से प्रभावित ना हो और व्यक्ति कोई भी राशि चुनने के लिए स्वतंत्र है और अधिकांश योजनाओं में अपनी सुविधानुसार बाहर निकल सकता है। और बैंक का इंश्योरेंस क्या है दोस्तों? बैंक का इंश्योरेंस यानी कि बैंक बीमा। बीमा उत्पादों की बैंक के माध्यम से बिक्री को बैंक बीमा के रूप में अर्थात बैंक का इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह केवल बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री नहीं है, बल्कि बैंक और बीमाकर्ता के बीच सही सहक्रियाओं का दोहन और उनकी अपनी अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग है। यूनिट 7 फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। लेनदारी लेखा क्रय, फोरफेटिंग सेवाएं और तुलन पत्र में शामिल न की जाने वाली मदें। फैक्टरिंग क्या है दोस्तों? फैक्टरिंग इज ए सर्विस डेट इज कनेक्टेड विद द फाइनेंसिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। लेनदारी लेखा क्रय सेवा एक ऐसी सेवा है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्तीयन एवं लेखे में प्राप्त राशियों की वसूली से संबंधित होती। लेनदारी लेखा क्रय एक लगातार व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से उत्पन्न प्राप्त राशियां एक एजेंसी, जिसे आड़तिया अर्थात फैक्टर कहते हैं, को बेच दिए जाते हैं। इस व्यवस्था को लेनदारी लेखा क्रय अर्थात फैक्टरिंग कहते हैं। फोरफेटिंग is a mean of finance, credit and exporter of goods available from a intermediary called the forfeiter against the export receivables, but without the obligation to repay the credit used in international trade. जब कोई निर्यातक अपने भुगतान पाने के अधिकार को प्रवर्तन के पक्ष में अंतरित कर देता है तो इस कार्रवाई को फोरफेटिंग कहते हैं। अर्थात फोरफेटिंग वित्त का एक साधन है जो एक निर्यातक का माल एक मध्यस्थ से प्राप्त होता है, जिसे निर्यात प्राप्त के खिलाफ अग्रणी कहा जाता है, लेकिन क्रेडिट चुकाने के दायित्व के बिना। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। फोरफेटिंग एक ऐसा अत्यंत प्रभावी बिक्री उपकरण होता है जो निर्यातक को नकदी प्रवाह में बढ़ोतरी और जोखिम निर्मूलन की सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराता है। तो फैक्टर और फोरफेटिंग में मेन अंतर क्या है? फैक्टर और फोरफेटिंग में जैसे मान लीजिए कि आपका कोई डेटर है, यानी कि उधारकर्ता है, जिससे आपको क्या है वसूली करनी है, तो आप उस डेटर को बेच देंगे। किसको? आड़तिया को, जिसको कहेंगे फैक्टर। और जो आड़तिया जो उससे वसूली करेगा वो कहलाएगी फैक्टरिंग। अर्थात आप अपने डेटर्स को, जो आड़तिया है फैक्टर, उसको बेच देते हैं, फिर जो वसूली करेगा वो आड़तिया उससे करेगा। और अगर वो वसूली कर रहा है तो कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा। अगर मान लीजिए अगर 10,000 का आपने डेटर बेच दिया फैक्टर को, आड़तिया को, तो जब वो उससे फैक्टरिंग करेगा तो 10,000 के बदले वो आपको 9,800 दे देगा, बाकी 200 रुपये वो अपना कमीशन रख लेगा। इस तरह से कमीशन चार्ज करता है वो। तो ये कहलाती है आपकी फैक्टरिंग। अर्थात जब कोई डेटर आपका परेशान करे तो आप से डेटर को आपके आड़तिया को भेज देते हो वसूली के लिए। और फोरफेटिंग में क्या है दोस्तों? फोरफेटिंग में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। इसमें कोई अगर व्यापारी है, उसने अगर अपना माल एक्सपोर्ट कर दिया और उसको कैश की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि अपना जो राइट है, जो माल उसने एक्सपोर्ट किया है, उसके बदले जो पैसा आएगा, अब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब वो वापस से पहुंचेगा तब उसका पैसा आएगा, लेकिन उसको अर्जेंट कैश की ज़रूरत है, तो अपना क्या है राइट छोड़ देगा, अपना राइट बेच देगा। कौन सा वाला? जो एक्सपोर्ट के ज़रिए उसको माल का पैसा प्राप्त होगा, तो इसको कहते हैं फोरफेटिंग। तो ये मेन फैक्टरिंग और फोरफेटिंग में अंतर है। द आइटम्स इन द बुक्स ऑफ ए बैंक विच आर नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट इज नॉन एज ऑफ बैलेंस शीट आइटम। दीज आर नॉट असेट और लायबिलिटी बट
may get converted into asset liability upon happening of certain events. That's why off balance sheet items are like a contingent liabilities. एक बैंक की पुस्तकों में जिन वस्तुओं का उल्लेख बैलेंस शीट में नहीं किया गया है उन्हें ऑफ बैलेंस शीट आइटम के रूप में जाना जाता है। ये संपत्ति या देनदारियां नहीं है, लेकिन कुछ घटनाओं के होने पर परिसंपत्ति और देनदारियों में परिवर्तित हो सकती है, इसलिए बैलेंस शीट आइटम उर्फ आकस्मिक देयताएं कहलाती है। बैंक गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। दोस्तों बैंक गारंटी क्या होती है? बैंक गारंटी उन सुविधाओं में से एक होती है जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। गारंटी वचन पूरा करने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में उसकी देयता का उन्मोचन करने की संविदा होती है। गारंटी संविदा में 3 व्यक्ति होते हैं। पहला है गारंटी देने वाले व्यक्तियों को गारंटी दाता या प्रतीव या जामिन कहा जाता है, और जिस व्यक्ति की ओर से गारंटी दी जाती है उसे प्रधान देनदार कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के पक्ष में गारंटी दी जाती है उसे लेनदार या हितधारी कहा जाता है। 3 पक्ष कौन से हो गए आपके? एक जो रिक्वेस्ट करता है कि बैंक गारंटी बनाई जाए, तो उसको परचेजर भी कहते हैं बैंक से। बीच में हो गया आपका बैंक जो गारंटी दे रहा है, और तीसरी पार्टी होगी जो गारंटी रिसीव कर रहा है। देयर आर 3 पर्सन बैंक गारंटी, गारंटर्स ऑब्लिक सिक्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर बेनिफिशियरी। बैंक गारंटी इज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। बैंक गारंटी एक आकस्मिक देयता है, कंटीजेंट लायबिलिटी है कि जब भी वो डिफॉल्ट करेगा उसे तुरंत पे हो जाएगा। अब बैंक गारंटी आपकी क्या है? 3 प्रकार की होती है। कार्य निष्पादन गारंटियाँ, वित्तीय गारंटियाँ, आस्थगित भुगतान गारंटियाँ। ये तीनों का वर्गीकरण मैंने क्या है आपको LRAB जो मेरा वीडियो है उसमें बैंक गारंटी का पोर्शन में मैंने इसको पूरा बताया हुआ है। लेकिन जो 3 टाइप में कार्य निष्पादन गारंटियाँ होती है उनमें क्या होता है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई अगर कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, उसमें कोई अगर मान लीजिए कोई बिल्डर है, बिल्डर अगर क्या है किसी पुल वगैरह बनाने के लिए एक क्या है टेंडर लेता है, तो क्या होता है सिक्योरिटी के रूप में एक कार्य निष्पादन गारंटी रख देगा कि अगर मेरा काम ख़राब लगता है या फिर मैं टाइम से पूरा नहीं करता हूँ तो ये बैंक गारंटी मेरी सिक्योरिटी तौर पर है। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, काम अच्छा नहीं करता है या समय पे नहीं करता है, तो वो जो टेंडर देने वाला है, अर्थात मान लीजिए सरकार ने टेंडर दिया तो सरकार उसकी बैंक गारंटी से पैसा निकाल लेगी। और वित्तीय गारंटी में क्या होता है? वित्तीय गारंटी आपके कई बार बैंक संगठकों की वित्तीय देयताओं के लिए, जहां पर केवल ग्राहकों की निगरानी की बाध्यता अपेक्षित है, गारंटी जारी करते हैं। जो वित्तीय चीज़ें होती है उनमें गारंटी के लिए लगाई जाती है। और आस्थगित भुगतान गारंटियाँ, ये गारंटियाँ आमतौर पर ग्राहकों द्वारा भारत के या उसके बाहर के आपूर्तिकर्ताओं से मशीनरी या किसी प्रकार के अन्य पूंजीगत उपकरण की खरीद की स्थिति में उद्भूत होती है। जैसे कोई क्या है, कोई मशीन परचेज कर रहा है अदर कंट्री से, तो मान लीजिए इंडिया ने परचेज किया कहाँ से? अमेरिका से। तो अमेरिका वाला जो व्यापारी है वो कहेगा कि मशीनरी मैं दे तो दूंगा, लेकिन मुझे क्या है गारंटी दो कि आप पेमेंट कर दोगे टाइम से। तो क्या है, वो जो इंडिया का जो बायर है वो उसको किस्तों में भुगतान तो कर रहा है, लेकिन साथ में गारंटी भी दे रहा है कि मैं आपका पेमेंट ज़रूर करूँगा। तो उसके लिए वो गारंटी उसको अमेरिका वाले व्यापारी को दे देगा। ये आपकी आस्थगित भुगतान गारंटी कहलाती है। और जब उसका पेमेंट हो जाएगा वो बैंक गारंटी वापस आ जाएगी। तो कितना भुगतान किया जाता है? जो विनिर्माता अर्थात जो रिक्वेस्ट करने वाला जिसने बैंक गारंटी बनवाई है, कुछ नगद भुगतान जैसे 10 या 15% के नगद भुगतान पर मशीनरी की आपूर्ति कर देता है। नहीं, विनिर्माता अर्थात जो बेचने वाला है वो आपके 10 या % के नगद भुगतान पर मशीनरी की आपूर्ति कर देता है, उसको मशीनरी भेज देता है, सिक्योरिटी उसकी बैंक गारंटी लग जाती है।
letter of credit. A letter of credit is an undertaking given by the buyer's bank on behalf of the buyer to the seller, stipulating that is specified documents are presented within in a stipulated date. The bank establishing the credit will pay the amount of the bill drawn in terms of such letter of credit. साखपत्र क्रेता अर्थात आयातक की ओर से बैंक द्वारा विक्रेता निर्यातक को वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करने का निश्चित वचन पत्र है, बशर्ते कि विक्रेता प्रलेखी ऋण की शर्तों को पूरा करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करे। भुगतान के साधन के रूप में प्रलेखी ऋण के उपयोग के लिए देयर आर 4% इन केस ऑफ लेटर क्रेडिट। इसमें क्या है, आपके 4% होती है लेटर ऑफ क्रेडिट में, बायर, ओपनिंग बैंक, सेलर एंड नेगोशिएशन बैंक। अर्थात पहला जो लेटर ऑफ क्रेडिट बाय कर रहा है, दूसरा जो बैंक जो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर रही है, तीसरा सेलर और चौथा है आपका नेगोशिएटिंग ब्रांच। ये बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट ये सारे क्या है आरएबी वाले मेरे वीडियो में पूरी डिटेल से आपको समझाया हुआ है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो वो वाले वीडियो मेरा देख सकते हैं। बस इसमें एक नॉर्मली ओवरव्यू दे रहे हैं। अभी इसमें 4% होते हैं। मान लीजिए ए ने इसको, एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, तो ए ने इसको बनवाया लेटर ऑफ क्रेडिट को किसी के पक्ष में, बी के पक्ष में। तो ए जाएगा बैंक के पास, बैंक उसको क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगी, फिर जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो आपका पहुंच जाएगा बी के पास, बी इसको माल भेज देगा, फिर उसको डॉक्यूमेंट लेकर के वो चला जाएगा बैंक जो बी की जो बैंक है उसके पास, फिर बी की जो बैंक क्या है वो लेटर ऑफ क्रेडिट आपकी ए की बैंक को भेज देगी। ए की बैंक क्या है बी की बैंक को पैसा भेज देगी और बी की बैंक उसको बी को पेमेंट कर देगी, बी को पैसा मिल जाएगा। ये आपकी प्रोसेस रहती है। पूरा डिटेल आपको मेरा LRAB वाली वीडियो में मिल जाएगा। लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज ए फर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड इट्स कस्टमर फॉर द परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ ए स्पेसिफाइड quantity of a stated foreign currency at a predetermined rate on the due date. When the contract is executed, the transaction will be at the contract rate of exchange instead of rate then prevailing. Thus, it is matter of protecting oneself against exchange rate fluctuations. एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अर्थात अग्रेसित विनिमय अनुबंध एक पूर्व निर्धारित दर पर एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा की निर्दिष्ट मात्रा की खरीद और बिक्री के लिए बैंक और उसके ग्राहकों के बीच एक फर्म अनुबंध है। नियत तिथि पर जब अनुबंध निष्पादित किया जाता है तो लेन देन विनिमय दर के बजाय फिर से प्रचलित दर पर अनुबंधित होगा। इस प्रकार यह विनिमय दर में उतार चढ़ाव के खिलाफ अपने आप को बचाने की विधि है। FRA क्या होता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और IRS यानी कि इंटरेस्ट रेट स्वैप आर सच इंस्ट्रूमेंट डेट कैन प्रोवाइड इफेक्टिव हैज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। वायदा दर करार अर्थात FRA और ब्याज दर अदला बदली अर्थात IRS इस प्रकार के लिखित होते हैं जो ब्याज दर जोखिमों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। वायदा दर करार या ब्याज दर अदला बदली नियत परिवर्ती ब्याज दरों पर दिए जाने वाले उधारों या लिए जाने वाले उधारों से पैदा होने वाले ब्याज दर जोखिमों से प्रतिरक्षा के साधन उपलब्ध कराते हैं। An FRA is a financial contract between two parties to exchange interest payment for a notional principal amount on the settlement date for a specified period from start date to maturity date. वायदा दर करार प्रारंभ की तिथि से परिपक्वता तिथि तक की अवधि के लिए कल्पित मूलधन की राशि के ब्याज के भुगतानों का निपटान तिथि को विनिमय करने के लिए दो पक्षों के बीच निष्पादित एक वित्तीय संविदा होता है। An IRS is a financial contract between two parties exchanging or swapping a stream of interest payment for a notional principal amount on multiple occasions during a specified period. Such contracts involves exchange of fixed to floating or floating to floating rate of interest. एक IRS एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान कई अवसरों पर एक प्रमुख प्रिंसिपल राशि के लिए ब्याज भुगतान की एक धारा का आदान प्रदान या अदला बदली करने वाले
दो दलों के बीच एक वित्तीय अनुबंध है। इस प्रकार के अनुबंधों में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट शामिल है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है? जैसे मान लीजिए कोई दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। अब क्या आता है, कंपनी ए को लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट अभी माइबोर के लिए पे कर रहे हैं, जैसे उसको लगता है कि माइबोर आगे चल के बढ़ सकता है और अभी हम 8% पर 2% इसलिए फ्लेक्सिबल दे रहे हैं, तो हमें 10% बढ़ रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है वो 12% हो जाए। तो उसके लिए वो क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप का ऑप्शन करेगा, अर्थात इंटरेस्ट रेट की अदला बदली इसमें। और दूसरी तरफ जो कंपनी बी है, उसको ये लगता है कि आगे चल के माइबोर घट सकता है और जो फिक्स्ड माइबोर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, वो उसको ज़्यादा लग रहा है। तो क्या करेंगे, कंपनी ए और कंपनी बी आपस में इनको एक्सचेंज कर लेंगे, अर्थात ये जो 8+2 फ्लेक्सिबल दे रहा है वो कंपनी बी को मिल जाएगा और कंपनी बी जो 12% दे रहा है वो कंपनी ए को मिल जाएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप अर्थात इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज ही आपका IRS कहलाता है। तो दोस्तों, IRS तो हो गया आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप अर्थात अदला बदली। और FRA यानी कि वायदा दर करार, जिसमें क्या होता है, किसी एक ब्याज दर पर भुगतान करने का वादा किया जाता है। ये दोनों क्या है, आपके जोखिमों के विरुद्ध प्रतिरक्षा उपलब्ध कराते हैं। जो भविष्य में जो जोखिम होने वाले हैं उनसे क्या है, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो FRA और IRS यानी कि इंटरेस्ट रेट स्वैप यानी कि इंटरेस्ट रेट की अदला बदली, और FRA यानी कि एक करार दो पार्टियों के बीच के, चाहे मोर घटे या बढ़े, लेकिन हम क्या है, इस रेट पर हमारा वादा हुआ है तो हम उसी करार यानी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पे करेंगे या रिसीव करेंगे जो भी। यूनिट 8 रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल सेकंड एंड थर्ड, जोखिम प्रबंधन और बेसल थर्ड और बासेल सेकंड और थर्ड, एक विहंगावलोकन। क्रेडिट रिस्क इज द possibility of losses associated with the reduction in the credit quality of borrowers और counterparties। जोखिम प्रबंधन उधारकर्ताओं या समकक्षों की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से जुड़े नुकसान की संभावना है। क्रेडिट रिस्क किस किस फॉर्म में हो सकती है आपकी? डायरेक्ट लेंडिंग यानी कि सीधे उधार देने में, बैंक गारंटी में, लेटर ऑफ क्रेडिट में, ट्रेजरी ऑपरेशंस में, सिक्योरिटी ट्रेडिंग बिजनेस, क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर इत्यादि। मार्केट रिस्क अराइजेज फ्रॉम एडवर्स चेंजेस इन मार्केट वेरिएबल्स। मार्केट रिस्क फॉर्म्स लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कमोडिटी रिस्क और इक्विटी प्राइस रिस्क। बाजार चर में प्रतिकूल बदलाव से बाजार जोखिम पैदा होता है। इसमें कौन कौन से आपके रिस्क आते हैं? लिक्विडिटी रिस्क यानी तरलता जोखिम, इंटरेस्ट रेट रिस्क ब्याज दर जोखिम, फॉरेन एक्सचेंज रेट विदेशी मुद्रा जोखिम, कमोडिटी प्राइस रिस्क, कमोडिटी मूल्य जोखिम और इक्विटी प्राइस रिस्क यानी कि इक्विटी मूल्य जोखिम। ऑपरेशनल रिस्क अका लीगल रिस्क, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क, सेटलमेंट और पेमेंट रिस्क अराइज फ्रॉम ह्यूमन और टेक्निकल एरर्स। परिचालन जोखिम में क्या कहते हैं? परिचालन जोखिम उर्फ कानूनी जोखिम, प्रशासनिक जोखिम, निपटान या भुगतान जोखिम मानव या तकनीकी त्रुटियों से उत्पन्न होता है। और चलिए सारे रिस्क की हम बात करते हैं। पहले रिस्क क्रेडिट रिस्क जोखिम यानी कि ऋण जोखिम में आपका डायरेक्ट लेंडिंग, इसमें यानी कि प्रत्यक्ष उधार देना, मूलधन या ब्याज की रकम चुकता नहीं की जा सकती, तो उसमें आता है आपका प्रत्यक्ष उधार जोखिम। बैंक गारंटी या साख पत्र में देयता में परिणति के उपरांत संघटकों से निधियों की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ट्रेजरी ऑपरेशन में संबंधित संविदाओं के तहत प्रतिपक्षियों से प्राप्य भुगतान या भुगतानों की श्रृंखला प्राप्त नहीं हो सकी या रुक सकती है। अगला है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस में निधियों ऑब्लिक प्रतिभूतियों के निपटान न किए जाएं। और क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर में, सीमा पार एक्सपोजर में विदेशी मुद्रा निधियों की उपलब्धता या उनका मुक्त अंतरण या तो रुक सकता है या फिर शासक द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है मार्केट रिस्क अराइज यानी कि बाजार
जोखिम में क्या क्या है आपका? पहला है लिक्विडिटी रिस्क यानी कि चल निधि जोखिम। मार्केट रिस्क अराइज यानी कि बाजार जोखिम में कौन सा है? परंपरागत रूप से ऋण जोखिम प्रबंधन बैंकों के लिए प्राथमिक चुनौती रहा। क्रमिक विनियमन के फलस्वरूप बाजार के परिवर्तनों जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य तथा पण्य मूल्य में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों से उद्भूत बाजार जोखिम अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। बाजार परिवर्तनों में होने वाले छोटे से परिवर्तन से भी बैंकों की आय और आर्थिक मूल्य में पर्याप्त परिवर्तन हो सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क में क्या है? परिचालनगत जोखिम में लेन देनों के परिमाण में अभूतपूर्व वृद्धि, उच्च स्तरीय ढांचागत परिवर्तनों तथा जटिल सहायता प्रणालियों से आधुनिक वित्तीय बाजारों में परिचालन जोखिम का प्रबंधन सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन परंपराओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता होता जा रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार के परिचालन जोखिम में आंतरिक नियंत्रणों और कॉरपोरेट अभिशासन में खराबियां शामिल होती हैं। इस प्रकार की खराबियों के कारण त्रुटि, धोखाधड़ी या समयबद्ध रीति से कार्य निष्पादन करने में असफलता के माध्यम से वित्तीय हानि हो सकती है या बैंक का हित प्रभावित हो सकता है। Under the Basel I Accord, only the credit risk elements was considered and the minimum capital requirement of capital funds was fixed at 8% of the total risk weightage assets. बेसल I समझौते के तहत केवल क्रेडिट जोखिम तत्व पर विचार किया गया था और पूंजीगत निधि की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता कुल जोखिम भारित संपत्ति का 8% तय की गई थी। In India, banks are required to maintain a minimum capital risk weightage asset ratio 9%. भारत में बैंकों को 9% की भारित परिसंपत्ति अनुपात को जोखिम में डालने के लिए न्यूनतम पूंजी बनाए रखना अनिवार्य है। यानी कि भारत में कितना मेंटेन करना पड़ता है? 9%। बेसल सेकंड है 3 पिलर्स। बेसल सेकंड के 3 पिलर कौन कौन से है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, पर्यवेक्षण या पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया, मार्केट डिसिप्लिन यानी कि बाजार अनुशासन। द कैपिटल बेस ऑफ द बैंक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। बैंक के पूंजी आधार में निम्नलिखित 3 प्रकार की पूंजी आवश्यकताएं होती है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। द टोटल ऑफ टीयर 2 सप्लीमेंट एलिमेंट्स विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 100% ऑफ द टोटल टीयर 1 कैपिटल। टीयर 2 सप्लीमेंट्री यानी कि अनुपूरक। टीयर 2 अनुपूरक तत्वों का योग टीयर 1 तत्वों के योग के अधिकतम 100% तक सीमित रहेगा, यानी कि T2 T1 का 100%। सबऑर्डिनेट टर्म डेब्ट विल बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 50% T1 कैपिटल। सबऑर्डिनेट यानी कि गौण सावधि ऋण रहेगा, T1 तत्वों के अधिकतम 50% तक रहेगा। T3 Tier 3 capital will be limited to 250% of the bank's Tier 1 capital that is required to support market risk. T3 पूंजी बैंक की उस Tier 1 पूंजी के 250% तक सीमित होगी जो बाजार जोखिमों को झेलने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि T3 T1 का 250%, T2 T1 का 100% और T3 T1 का 250%। जो भी किया जा रहा है वो T1 से किया जा रहा है। T2 T1 का 100% और T3 T1 का 250% और जो सबऑर्डिनेट है वो 50%। शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग कंसिस्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल वाइल सप्लीमेंट्री रिफर्स टू टीयर 2 कैपिटल। शेयर धारकों की इक्विटी और बरकरार रखी गई कमाई में टीयर 1 पूंजी शामिल है, जबकि पूरक को संदर्भित करना टीयर 2 पूंजी में आता है। द सम ऑफ टोटल टीयर 2 एंड टीयर 3 कैपिटल शुड नॉट एक्सीड द टोटल टीयर 1 कैपिटल। और टीयर 1 और टीयर 3 की कुल पूंजी टीयर 1 के कुल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि T2 और टीयर 1 का जो योग है वो आपका T1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों पर्यवेक्षी पुनरीक्षण के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के 4 सिद्धांत। पहला है बैंकों के पास उनकी जोखिम प्रोफाइल के अनुपात में उनकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु एक प्रक्रिया तथा
उनके पूंजी स्तरों को बनाए रखने के लिए एक रणनीति मौजूद होनी चाहिए। और सिद्धांत दूसरा है, पर्यवेक्षकों को बैंकों के आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलनों एवं रणनीतियों के साथ उनके द्वारा विनियामक पूंजी अनुपातों के अनुपालन पर निगरानी रखने और उसे सुनिश्चित करने की उनकी सामर्थ्य की पुनरीक्षा एवं मूल्यांकन करना चाहिए। पर्यवेक्षकों को इस प्रक्रिया के परिणामों से संतुष्ट न होने पर उपयुक्त पर्यवेक्षी कार्रवाई करना चाहिए। सिद्धांत तीसरा, पर्यवेक्षकों को बैंकों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपातों से अधिक पूंजी पर परिचालन करें तथा उनमें यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि वे बैंकों के लिए यह आवश्यक कर दें कि वे न्यूनतम से अधिक पूंजी रखें। सिद्धांत 4, पर्यवेक्षकों को किसी विशिष्ट बैंक के जोखिम लक्षणों को झेलने के लिए आवश्यक पूंजी के सिद्धांत स्तरों से कम होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए समय पूर्व हस्तक्षेप करना चाहिए तथा पूंजी का रखरखाव न किए जाने या उसे बनाए न रखे जाने पर त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और दोस्तों, बेसल थर्ड में क्या है? बेसल थर्ड क्या है? बेसल सेकंड का आपका ये एक परिवर्तित रूप है। इसके 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पिलर तो तीनों वही हैं जो बेसल सेकंड के हैं। बेसल सेकंड के जो 3 पिलर हैं वही आपके बेसल थर्ड के पिलर हैं। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? बेसल थर्ड के क्षेत्र हैं, पहला है पूंजी के स्तर और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। दूसरा, चलनिधि मानदंडों की शुरुआत। तीसरा है प्रावधान मानदंडों में संशोधन। और चौथा है बेहतर और अधिक सघन प्रकटन। बासेल थर्ड केवल बासेल 1 और 2 के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को जारी रखता है। यह अद्यतन समझौता वित्तीय और आर्थिक दबावों को वहन करने की, बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने, जोखिम प्रबंधन में सुधार करने और बैंक की पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए है। इसका आता है यूनिट 9, अलायंसेस, मर्जर्स, कंसोलिडेशन, गठजोड़, विलयन और समेकन। Alliance is a mutually agreed to commercial collaboration between 2 or more organizations where they agree to cooperate in the operation of business activity. They remain independent entity. However, गठबंधन 2 से अधिक संगठनों के बीच वाणिज्यिक सहयोग के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत है, जहां वे एक व्यावसायिक गतिविधि के संचालन में सहयोग करने के लिए सहमत हैं। वे हालांकि स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अर्थात रणनीतिक गठजोड़ कंपनियों के बीच एक औपचारिक और पारस्परिक रूप से सहमत वाणिज्यिक सहयोग होता है। यानी कि अलायंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो उनको क्या है, कोई अगर बिजनेस एक्टिविटी करनी है तो दोनों आपस में क्या है, हाथ मिला लेंगी, अलायंस कर लेंगी, समझौता कर लेंगी उस बिजनेस को करने के लिए, और वे अपने आप में स्वतंत्र भी बने रहेंगे। अर्थात कंपनी ए भी बनी रहेगी, कंपनी बी भी बनी रहेगी। इन दोनों की जो प्रेजेंस है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ अलायंस किया है, समझौता, किसी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए। अब गठजोड़ क्यों किया जाता है? गठजोड़ तेजी से बदलती बाजार की स्थितियों के बीच बाजार वृद्धि प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट उपकरण होता है। गठजोड़ किसी कंपनी की मुख्य सक्षमताओं को उसकी साथी कंपनियों की सर्वोत्तम प्रकार की सक्षमताओं से जोड़कर अपेक्षाकृत व्यापक व्यवसाय प्रणालियों का निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, सेकंड है मर्जर ऑब्लिक अमलगमेशन, मीन्स combination of 2 or more companies into a single company where one company survives with its name or a combined new name and another lost its existence। तो क्या है, बिलियन ओवल समामेलन का अर्थ है 2 या 2 से अधिक कंपनियां का एक ही कंपनी में संयोजन, जहां एक कंपनी अपने नाम या नए संयुक्त नाम के साथ बच जाती है और अन्य अपना अस्तित्व खो देती है। तो बिलियन में जिसे समामेलन। तो दोस्तों, एक चीज़ गौर करने वाली है, जो मर्जर और अमलगमेशन दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का मीन एक ही है। तो बिलियन जिसे समामेलन यानी कि मर्जर जिसे अमलगमेशन भी कहते हैं,
को दो या अधिक कंपनियों के एक ही कंपनी के समूहन के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए देख लें तो दोस्तों क्या है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का अमलगमेशन या मर्जर हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जब मर्जर या अमलगमेशन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो एक ऑप्शन तो ये था कि इन तीनों के नाम से ये अपना नाम रख ले, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जिंदा ही रहेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का मर्जर हो रहा है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनमें। यानी कि ये छोटी बैंक ही हैं, इनका बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर ऑब्लिक अमलगमेशन हो रहा है। तो एक ऑप्शन तो ये था कि इन तीनों के नाम से एक नया नाम बना ले, जैसे कि मान ली नया नाम बना ले, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉमा इंदौर एंड मैसूर, इस तरह का नाम रख सकता था ये अपना, या फिर अपना ये खुद का ही नाम चला ले। तो उसने क्या है, अपना खुद का नाम चलाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना पुराना नाम जैसे तैसे रखा और इन दोनों का मर्जर इसमें हो गया। और दोस्तों मर्जर ऑब्लिक अमलगमेशन में जितने भी असेट और लायबिलिटी हैं वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी हो गए, यानी कि इन दोनों के जितने असेट थे और जितनी लायबिलिटी यानी कि संपत्तियां और देनदारी, ये सब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हो गई। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा हो गया, पहले छोटा था, इन दोनों के मर्जर के बाद ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा हो गया। ये आपका मर्जर ऑब्लिक अमलगमेशन है। और दूसरी तरफ देखा जाए कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन माने समेकन। कंसोलिडेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग कंपनीज इनटू अ न्यू कंपनी where old company lost their existence and a new one is created either with a different name or same name। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि समेकन एक नई कंपनी में दो मौजूदा कंपनियों का संयोजन है, जब पुरानी कंपनियां अपने अस्तित्व को खो देती हैं और एक नया नाम या तो एक अलग नाम या उसी नाम से बनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मर्जर में क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिंदा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिंदा था और इन दोनों को उसमें मर्ज कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही मर रहे हैं, यानी कि ये जिंदे नहीं रहेंगे, ये दोनों अपनी को खो देंगे और एक नई चीज़ क्रिएट हो जाएगी। और जो नई चीज़ क्रिएट हो जाएगी उसका नाम आप तो कुछ डिफरेंट रख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि बैंक ए बैंक ऑफ बी दोनों का कंसोलिडेशन हुआ और एक नया बैंक बना दिया बैंक सी। तो अब या तो ये बैंक था, इसका जो बैंक सी जो नाम दिया है वो बैंक ए भी रख सकते हैं और बैंक बी भी रख सकते हैं, या फिर नया नाम बैंक सी रख सकते हैं। नाम तो अपनी चॉइस के ऊपर है, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ये आपका मेन कंसोलिडेशन और मर्जर में अंतर है। और एक्विजिशन, एक्विजिशन यानी कि जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, जिसमें ना तो वो मर्ज हो रहा है ना उसका कंसोलिडेशन हो रहा है, उसमें क्या है कि वो खरीद लिया उसको। अब जो खरीद लिया है उससे कोई नाम या उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी ए तो कंपनी ए ही रहेगी, ना तो इसका नाम बदलने की उसको ज़रूरत है ना किसी और की चीज़ की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है कि एक्विजिशन में, एक्विजिशन और टेक ओवर ऑफ ए कंपनी रिफर्स टू द एक्वायरिंग ऑफ ए कंट्रोलिंग स्टेक इन द ओनरशिप ऑफ ए कंपनी बाय अनदर एंटिटी। दिस इज डन बाय बाइंग द शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी। किसी कंपनी का अधिग्रहण या अधिग्रहण किसी अन्य इकाई द्वारा किसी कंपनी के स्वामित्व में नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण को संदर्भित करता है या दूसरी कंपनी की शेयर पूंजी खरीद कर किया जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, कैसे एक्विजिशन या टेक ओवर किया, इसकी सारी जितने भी शेयर कैपिटल थी वो इस कंपनी ए ने बाय कर ली, तो अब कंपनी बी को कंपनी ए ने खरीद लिया। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो मर्जर होता है, मर्जर या अमलगमेशन होता है, वो आपका 4 प्रकार का होता है, समस्तरीय, विषम स्तरीय, विस्तार और संपीड़ित। अब समस्तरीय में आमतौर पर 2 या उससे अधिक ऐसी कंपनियों के विलय से संबंधित है जो एक ही उत्पादों का निर्माण करती हैं। समस्तरीय यानी कि जो एक ही काम कर रही हैं। अब विषम स्तरीय, जहाँ समस्तरीय में दोनों एक ही काम कर रही थी, जैसे कि मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो और कंपनी ए भी बिस्किट बना रही है, कंपनी बी भी बिस्किट बना रही है, तो दोनों एक ही काम कर रही है। लेकिन अगर
ये आपका समस्तरीय होगा। विषम स्तरीय में अगर कंपनी ए बिस्किट बना रही है और कंपनी बी उसको माल की आपूर्ति कर रही है, यानी कि उसके लिए जो भी बिस्किट में यूज होने वाले आपके आटा, चीनी, दूध जो भी प्रोवाइड करा रही है वो कंपनी बी है, तो ये हो गई एक दूसरे में विषम स्तरीय, यानी वो उसके लिए माल की आपूर्ति करता है, यानी कि स्तर दोनों का अलग अलग है, दोनों एक ही काम नहीं कर रहे हैं। और विस्तार या सजातीय में क्या होता है दोस्तों, तीसरे टाइप में दोनों कंपनियां मूलभूत प्रौद्योगिकियों, उत्पाद प्रक्रियाओं या बाजार के माध्यम से संबंधित हो सकती हैं। विलयित कंपनी अस्तित्ववाद कंपनी को उत्पाद श्रृंखला, बाजार में सहभागिताओं या प्रौद्योगिकी का विस्तार उपलब्ध कराती है। इस तीसरे टाइप की में क्या है विस्तार में, कि जो कंपनी विलय होने जा रही है वो कंपनी जिसमें वो विलय होने वाली कंपनी है वो कंपनी को आपके मार्केट में सहभागिता प्रदान करने में मदद करेगी। और संपीड़ित विलयन यानी संपीड़ित मर्जर में क्या होता है, चौथे टाइप में संपीड़ित विलयन में ना तो प्रतिस्पर्धियों को एक साथ आने के उद्देश्य होता है और ना ही उनके बीच कोई विषम संबंध होता है। इस तरह का मर्जर अपने कार्यकलापों में विविधीकरण लाने का प्रबल तत्व है, यानी कि अगर कोई कंपनी अगर फूड आइटम बनाती है तो वो आपका मेटल या अन्य जो फील्ड हैं उनमें भी, या पेट्रोलिंग फील्ड, किसी भी फील्ड में जा सकती है। तो ये हो गई आपकी संपीड़ित कंपनी। अब है दोस्तों यूनिट 10 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर डेब्ट कलेक्शन, BC/SBI। ऋण आसूचना कंपनियां, ऋण वसूली की उचित व्यवहार संहिता तथा भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड। तो दोस्तों सिविल क्या है, सिविल इज ए कम्पोजिट क्रेडिट ब्यूरो विच कंटेन्स द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ बोथ कॉमर्शियल एंड कंज्यूमर बोरोवर्स। सिविल एक समग्र क्रेडिट ब्यूरो है जिसमें वाणिज्यिक और उपभोक्ता दोनों उधारकर्ताओं का क्रेडिट इतिहास रहता है। सिविल में हम जो इंडिविजुअल और कॉमर्शियल दोनों की हिस्ट्री देखते हैं, ट्रांजैक्शन की क्रेडिट इतिहास रहता है पूरा। सिविल प्रोवाइड क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ बोरोवर्स टू इट्स मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स CIRs टू असिस्ट देम इन देयर लोन अप्रेजल प्रोसेस। सिविल अपने ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में उनकी सहायता करने के लिए अपने सदस्यों को ऋण सूचना रिपोर्ट के रूप में उधारकर्ताओं का क्रेडिट इतिहास प्रदान करता है। इससे क्या होता है दोस्तों, बैंक जो लोन देता है उसको अप्रेजल प्रोसेस करने में हेल्प मिलती है, यानी कि वो असिस्ट करता है उनको। इन द मैटर ऑफ रिकवरी ऑफ ड्यूज, बैंक्स, NBFCs में इंश्योर डेट दे as also their agents adhere to the extent instruction of fair practice code of lenders as also IBS code for collection of dues and repossession of security. In case banks, NBFC have their own code for collection of dues, it should at minimum, incorporate all the terms of IBS code. बकाये की वसूली के मामले में बैंक, NBFC यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे उनके एजेंट के रूप में भी उधारदाताओं के लिए फेयर प्रैक्टिस कोड पर यथोचित निर्देश का पालन करें और साथ ही बकाया राशि के संग्रहण के लिए IBA का कोड और सिक्योरिटी का पुनर्भुगतान भी। यदि बैंक NBFC के पास कम से कम, IBA के कोड की सभी शर्तों को शामिल करने के लिए अपना स्वयं का कोड इनकॉर्पोरेट करे। और दोस्तों सिविल में आपका क्या है, सिविल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट ब्यूरो एंड इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। क्रेडिट इंफॉर्मेशन दोस्तों सिविल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऋण आसूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिविल देश में पहला प्रवेशक है। सिद्दीकी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 2000 में सिविल का गठन किया गया। कौन सी कमेटी की, सिद्दीकी कमेटी। और जो सिविल स्कोर होता है वो 300 से 900 के बीच होता है, और जो ऋण देने वाला क्या है वो कम से कम 700 से अधिक साख अंकों की अपेक्षा करता है, यानी कि 700 से ऊपर अंक होंगे तभी वो लोन देने के लिए विचार करेगा। जहाँ 300 साख अंक यानी कि सिविल का स्कोर 300 है तो वो अत्यधिक जोखिम है, और 900 है तो वो सबसे कम जोखिम है। इन पर्टिकुलर, in regard to appointment of third party agencies for debt collection, it is essential that such agents refrain from action that could damage the integrity and reputation of the bank, NBFC and
they observe strict कस्टमर कॉन्फिडेंटिलिटी। विशेष रूप से ऋण वसूली के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसियों की नियुक्ति के संबंध में यह आवश्यक है कि एजेंट कार्रवाई से बचें जो बैंक एनबीएफसी की अखंडता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वे सख्त ग्राहक गोपनीयता का पालन करें। All letter issued by recovery agent must contain the name and address of a responsible senior officer of the card issuing bank whom the customer can contact at his location। रिकवरी एजेंटों द्वारा जारी किए गए सभी पत्रों में कार्ड जारी करने वाले बैंक के एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी का नाम और पता होना चाहिए जिसे ग्राहक अपने स्थान पर संपर्क कर सकता है। Bank NBFC their agents should not resort to intimidation or harassment of any kind, either verbal or physical, against any person in their debt collection efforts, including acts intent to humiliate publicly or intrude the privacy of the credit card holders, family members, referees and friends, making threatening and anonymous calls for making false and misleading representations। बैंक एनबीएफसी उनके एजेंटों को अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या क्रेडिट कार्ड धारकों के परिवारों की गोपनीयता को बाधित करने के उद्देश्य से कार्य शामिल है। सदस्य रेफरी और दोस्त को धमकी देने और गुमनाम कॉल करने या झूठे और भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के लिए से भी बचना चाहिए। द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI वाज सेट अप ऑन 18 Feb 2006 एज ए कोलैबोरेशन एफर्ट्स ऑफ RBI बैंक्स ऑन द लाइन्स ऑफ सिमिलर सेटअप इन UK टू oversee the banking codes, a voluntary code issued by the British Bankers Association BBA, which is adopted by all banks in UK। भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड BCSBI की स्थापना 18 फरवरी 2006 को RBI और बैंकों के सहयोगात्मक प्रयास के रूप में भी की गई, जो बैंकिंग कोड की देखरेख के लिए UK में एक समान सेट की तर्ज पर स्वैच्छिक कोड था। ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन BBA द्वारा विकसित किया गया था, जिसे ब्रिटेन में सभी बैंकों द्वारा अपनाया जाता है। प्रपोजल फॉर सेटिंग अप द BCSBI was based on the recommendation made by the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service तारापुर कमेटी। BCSBI की स्थापना का प्रस्ताव लोक सेवाओं पर प्रक्रिया और प्रदर्शन लेखा परीक्षा किसकी सिफारिश पे तारापुर समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर था। It provides valuable protection for customer on a day-to-day basis as also in the times of financial difficulty। यह ग्राहकों को दिन प्रतिदिन के आधार पर वित्तीय सुरक्षा के समय में भी मूल्यवान सुरक्षा प्रदान करता है। The codes apply to saving deposits and current accounts, card products and services, loans and overdrafts and payment services including foreign exchange। कोड विदेशी मुद्रा सहित बचत जमा और चालू खातों, कार्ड उत्पादों और सेवाओं, ऋण और ओवरड्राफ्ट और भुगतान सेवा पर लागू होता है। मेंबर बैंक्स ऑफ BCSBI वुड पुट इन प्लेस फॉलोइंग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन देयर बैंक्स। कौन कौन से हैं? हैव ए हेल्प डेस्क हेल्पलाइन एट द ब्रांच, हैव ए कोड कंप्लायंस ऑफिसर एट ईच कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ ब्रांच डिस्प्ले एट ईच ब्रांच नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोड कंप्लायंस ऑफिसर। BCSBI के सदस्य अपने बैंकों में निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्र लगाएंगे। एक, शाखा में हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन होनी चाहिए। शाखा के स्तर के ऊपर नियंत्रण कार्यालय में एक कोड अनुपालन अधिकारी और प्रत्येक शाखा के नाम पर प्रदर्शन करें और कोड अनुपालन अधिकारी की संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर भी उस पर शो किया जाए। दोस्तों, जिस तरह सिविल है आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरह से एक चीज़ और थी पहले, एक्सपीरियन ऋण आसूचना। ये 7 बैंकों ने मिलकर बनाई थी। एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, सुंदरम फाइनेंस और मेगमा फाइनेंस। और जो इक्विफैक्स सिविल की तरह ही एक और थी, इक्विफैक्स ऋण आसूचना। इसको किसने मिलकर बनाया था? बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रेलिगेल फिनवेस्ट, सुंदरम फाइनेंस और कोटक महिंद्रा प्राइम का संयुक्त उद्यम है। और हाई मार्क ऋण सूचना किसने बनाई थी? हाई मार्क ऋण सूचना बनाई थी भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, सिडबी, एडलवेस और श्रीराम सिटी का संयुक्त उद्यम है। भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा की गई पहल क्या है? भारतीय बैंक संघ ने अपनी बैंकरों की उचित व्यवहार संहिता का प्रकाशन जून 2004 में किया था तथा सभी सदस्य बैंकों ने उसे स्वैच्छिक रूप से अंगीकृत कर लिया था। उक्त संहिता अनिवार्यता अलग अलग ग्राहकों से व्यवहार करते समय निष्पक्ष एवं पारदर्शी रहने की एक प्रतिबद्धता थी। भारतीय बैंक संघ ने क्रेडिट कार्ड परिचालनों की उचित व्यवहार संहिता और प्राप्य राशियों की वसूली और प्रतिभूति को पुनः कब्जे में लेने की मॉडल संहिता का भी इन क्षेत्रों में बैंकिंग परंपराओं के बारे में ग्राहकों द्वारा की गई विशिष्ट चिंताओं के निवारण हेतु अलग अलग प्रकाशन किया था। और अगला है दोस्तों बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंक अपनी वेबसाइटों पर तथा अपनी समस्त शाखाओं में यह स्पष्ट करते हुए यह सूचना प्रदर्शित करेंगे कि वे भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में समाविष्ट हैं तथा उक्त योजनाओं की प्रतियां अनुरोध किए जाने पर नाम मात्र के प्रभार पर उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी बैंक के पास शिकायत दर्ज कराए जाने के 30 दिन के भीतर ग्राहक को उससे उसका संतोषपूर्वक उत्तर प्राप्त न होने पर तथा ग्राहक के शिकायत निवारण हेतु अन्य मार्ग अपनाने का इच्छुक होने पर बैंकिंग लोकपाल 2006 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है। दोस्तों बैंकिंग लोकपाल का जो पूरा प्रोसीजर और इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन LRAB लीगल रेगुलेटरी एंड एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग में वाले जो वीडियो हैं उनमें पूरा किया है। आप चाहें तो वहां जाकर के मेरा LRAB का वीडियो बैंकिंग ओम्बड्समैन वाला देख सकते हैं। तो दोस्तों यूनिट 10 तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।